हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, हमारा चैप्टर चल रहा था सेल यानी कोशिका वाला। और एक क्लास हमारी कल हुई है, हमने शुरुआत की थी इस चैनल के ऊपर बायोलॉजी की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की जो क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। आज उससे आगे के जो क्वेश्चन आप कवर करते हैं। कल हमने ये देखा था कि विच टाइप ऑफ द सेल, जो सेल होती है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अपन ने ये देख लिया था कि ये टोटल टू टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो एक तो थी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और एक अपन ने किया था यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज अपन थोड़ा जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में क्या अंतर होता है। तो कल जैसे अपन ने किया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये किस में आते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। और इसका क्या मतलब था कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, कौन से होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, इसका मतलब क्या था कि यहां पर जो मल्टी सेलुलर, यहां पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इधर आते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव है ये किसके अंदर आते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको, बैक्टीरिया होता है और इसके जैसे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या हम ह्यूमन बीइंग है, ये सारे कहाँ पर आते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। आइए कुछ और चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो है या यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, पाया जाता है। इसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी होता है। हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ऐसे ही इसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम्स, ठीक है। ये भी अपन लोग इसमें देखेंगे राइबोसोम क्या होते हैं, या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। इसी के अंदर होते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम ये किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। इसी के अंदर क्या होती है, जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी या जो गोल्गी बॉडी है ये क्या होती है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ये भी अपन देखेंगे। और इसके अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, ये दो टाइप की होती है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। हम इसको भी पढ़ेंगे। और एक इसके अंदर आप नोट कर सकते हो कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यहाँ पर मौजूद रहता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये अपन देखेंगे इसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये जो चीजें है ना, ये लगभग किसके अंदर है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है इसमें एक तो क्या मौजूद रहता है, जो राइबोसोम है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब आप कह दोगे कि राइबोसोम तो इस कोशिका के अंदर भी है, देखो ये रहा, राइबोसोम तो यहां पर भी होता है और राइबोसोम आपने बता दिया यहां पर भी होता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल कंपोनेंट कहा जाता है। यानी जो सभी प्रकार की कोशिकाओं के अंदर मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं, उसे राइबोसोम कहा जाता है। अब यहाँ पर जो राइबोसोम है ना, ये तो होता है 70S टाइप का, और जो यहाँ पर राइबोसोम है ना वो होता है 80S टाइप का। क्योंकि जब आप देखेंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक 70S टाइप का होता है, एक 80S टाइप का होता है। हम देखेंगे
कि इसको 70s टाइप क्यों कहा गया या फिर इसको 80s टाइप क्यों कहा गया, ये अपन जब पढ़ेंगे, जब राइबोसोम को अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितनी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है वो सब चीजें सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम को छोड़ करके ये सारी की सारी इसमें यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसमें नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ का जो एग्जाम्पल था वो मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है, या जो जीवाणु है ना, ये क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। सपोज करो अगर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के अंदर भी सेल डिवीजन होता तो क्या होता, तो फिर हमें डायरेक्ट दिख जाता कि एक बैक्टीरिया तो ये रहा, एक ये बैठा, एक इधर बैठा है, एक ये बैठा। अब मैं जिस रूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ, क्या इस रूम के अंदर यहाँ पर कोई बैक्टीरिया नहीं है क्या? बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है। ये जब जन्मा था तो एक कोशिका थी, मरेगा तो क्या था, एक कोशिका रहेगी। और ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल के होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। ये दोनों में थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और कोशिका कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की होती है, ये आपने यहाँ पर बता देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आपने करना क्या है, इस क्लास को अपने जितने भी दोस्त है ना उनको शेयर कर देना है। देखिए ये जो इमेज है ये मैंने यहाँ पर लगा रखी है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। मुझे एक बात बताओ, ये इमेज अब किसकी है, तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक किसके मतलब, बैक्टीरिया की है। ये एक जीवाणु की कोशिका है, ये होता है एक जीवाणु। एक बैक्टीरिया जो है, ये जब आप इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो क्या दे रखा है, सेल वॉल होती है, और बाकी यहाँ पर एक क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन भी दे रखा है। और यहाँ पर कहीं पर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है क्या, तो इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। यानी इस कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, ये नहीं होता है। और नहीं होता है तो इसमें सेल डिवीजन ही नहीं होगा। और यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये वाला, ये क्या है, ये होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये या तो होता है यहाँ पर, ये देखो क्रोमोसोम्स और लिखा पड़ा है डीएनए, और ये देखो राइबोसोम इसके अंदर होता है। तो कौन से टाइप का होता है, ये 70s टाइप का होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये कौन सी टाइप की कोशिका का है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। यानी एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु को जब आप देखोगे ना तो जीवाणु कुछ ऐसा आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया की ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज होती है। क्लियर, इसमें कहीं पर न्यूक्लियस तो है नहीं, इसीलिए नाम क्या दे दिया, इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ये एक बैक्टीरिया की सेल है, हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब ये जो आपके सामने इमेज है ये किसकी है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ये किसकी है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ये है एक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं कहूं कि एक कोशिका किसकी है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एक एनिमल सेल है। ये क्या है, ये एक एनिमल सेल है। ये एक जंतु कोशिका होती है। क्या होती है, ये एक जंतु कोशिका है। यानी एक एनिमल सेल जो है ये आपको देखने में कुछ ऐसी यहाँ पर दिखती है। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या दे रखा है, ये न्यूक्लियस दे रखा है, ये केंद्रक दे रखा है। इस न्यूक्लियस के भी आगे 4 पार्ट होते हैं। अब इस सेल में क्वेश्चन पता है कैसे बनेंगे, आपसे पूछ लेगा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। फिर पूछेगा जैसे राइबोसोम कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। फिर आपसे पूछ लेगा, यहाँ पर दे रखा होगा वोक्यूल्स, इनका यहाँ पर क्या काम होता है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये देखो गोल्गी अपारेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ये जो एक चप्पल के आकार का जो यहाँ पे आपको आकृति दिख रही है ना,
ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो तुलना है ना, वो किससे करते हैं, वो करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल से। अब ये क्या है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए होता है, और यहाँ पर भी देखो ये जो न्यूक्लियस है केंद्रक, इसके अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है। तो याद रखना यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका क्या फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम सुसाइड बेग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। ये जो रफ ईआर थी, स्मूथ ईआर, और इधर दे रखा है रफ ईआर, तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये एक एनिमल सेल है, ये एक जंतु कोशिका है, यानी ये एक हमारी कोशिका का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसमें जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनके बारे में कैसे क्वेश्चन आता है। चलिए, इसने आपसे पूछा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। देखिए, अपन ने अभी एक बात देखी थी, कौन से वाली, अपन ने ये तो पढ़ लिया था कि पावर, इसने तो पूछा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आइए अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है ना, वो किसके द्वारा की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो खोज है ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। तो मैं आपको बताता हूं, रिचर्ड अल्टमान नाम के साइंटिस्ट हुए थे। रिचर्ड अल्टमान नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी है, जब इन्होंने इसको खोज की तो नाम क्या दिया, तो रिचर्ड अल्टमान के द्वारा इसे नाम दिया गया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया गया था, इसे बायोप्लास्ट नाम दिया गया था। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, बायोप्लास्ट, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया था। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसने क्या पूछ रखा है आपसे कि डिस्कवरी तो यहां पर हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, तो कार्ल बेंडा नाम के साइंटिस्ट हुए थे। कार्ल बेंडा ने इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम यहां पर दिया था। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की उसका नाम है रिचर्ड अल्टमान, नाम क्या दिया, बायोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो वो आपने बताना है, कार्ल बेंडा ने दिया था। अब सेल के अंदर, या फिर आपसे पूछ लेगा सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनलीज, कोशिका का सबसे दूसरा कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, आपने अगर डीएनए के बारे में पढ़ रखा हो तो देखिए, एक तो जो हमारी कोशिका होती है ना, ये वाली जैसे मान लीजिए सेल है, और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये होता है न्यूक्लियस, ये तो होता है केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि एक तो जो डीएनए है ये किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्या न्यूक्लियस के अलावा भी कोई और ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है, तो आपने बताना है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके पास में खुद का डीएनए होता है, इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए
ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार आया था। कौन से वाला? कि डीएनए जो है ये न्यूक्लियस के अलावा ऐसा कोशिकांग बताइए जिसके पास में खुद का डीएनए होता है। तो खुद का डीएनए किसके पास में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और एक याद रखना, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का क्या होता है? राइबोसोम भी होता है। क्या होता है? इसमें राइबोसोम भी इसके पास में खुद का होता है। इसीलिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये 90% अपने जो फंक्शन है ये खुद कर लेता है। अब इसको क्या नाम दिया है? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो देखिए, हमारी जो सेल है, जो हमारी कोशिका है, ये कैसे फंक्शन करती है, ये कैसे कार्य करती है। मैंने कहा हमारी सेल के पास में क्या होता है? हमारी सेल के पास में होता है ग्लूकोज, ठीक है। और ये ग्लूकोज किस फॉर्म के अंदर होता है? ये रहेगा C6H12 और O6। ये है हमारी प्रत्येक सेल के पास में क्या? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? उस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान मेन गैस कौन सी जा रही है अंदर? ऑक्सीजन। और हम रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस को रिमूव कर रहे हैं? CO2 को कर रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन है ये हमारे फेफड़ों के अंदर गई, और फेफड़ों के पास में जो ह्यूमन हार्ट है उसने क्या भेज रखा होता है? ब्लड भेजा होता है। और उस ब्लड के अंदर मिक्स हो गई कौन सी वाली गैस? ये ऑक्सीजन। अब वही ब्लड जो है कहां पर जाएगा? ये हमारी प्रत्येक सेल के पास में आता है। मैंने कहा ना कि ये सेल है ऐसे करके, तो यहां तक भी क्या है? पूरा ब्लड आएगा। इस ब्लड में कौन सी वाली गैस है? ऑक्सीजन। अब ये क्या करवाएगी? ये इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाएगी। इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहां से एक CO2 बनती है, साथ में बनता है H2O पानी, और साथ में क्या बनती है? ATP बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। और यही ATP क्या होती है? ये ह्यूमन बॉडी की एनर्जी होती है। ये क्या होती है? ये एनर्जी होती है। ये हमारी कोशिका की ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा स्टोर कहां पर होती है? ये स्टोर होती है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड अल्टमान के द्वारा की गई थी। ऐसे ही रिचर्ड अल्टमान ने क्या नाम दिया था? इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। सेकंड, कार्ल बेंडा ने इसको क्या नाम दिया? इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। कोशिका में एक तो पूछता है सबसे बड़ा कोशिकांग किसका कौन सा होता है? वो तो होता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। सबसे बड़ा जो कोशिकांग है ना, ये तो होता है न्यूक्लियस। अगर आपसे पूछे सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेज, कोशिका का दूसरा बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसके पास में एक तो खुद का राइबोसोम होता है और खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। और इसमें क्या स्टोर होती है? ATP, जो क्या है? जो हमारी सेल की ऊर्जा है। तो नाम क्या दे दिया? पावर हाउस ऑफ द सेल। आइए मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूं। इसकी जब इमेज देखोगे ना तो एक जूते के आकार की होती है, एक चप्पल के आकार की होती है। देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये किसकी है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और मैंने अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। एक का नाम तो दे रखा है यहाँ पर क्रिस्टे, और एक का क्या नाम दे रखा है? ये देखो आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर एक का नाम होता है मैट्रिक्स। तो इसकी डबल लेयर होती है, एक का नाम मैट्रिक्स है, एक का नाम क्या है? क्रिस्टे है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपको दिखने में कैसा दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा। ये कैसा दिख रहा है? ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ना, इस प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा दिख रहा है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना कौन सी वाली सेल से करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं। अब मैंने कहा कि इसका जो इमेज है वो आप देख रहे होंगे, इसकी शेप कैसी है? एक चप्पल के जैसी होती है, ऐसी होती है कुछ। और इसमें देखो नाम दे रखा है यहाँ पर राइबोसोम। ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे क्या है? ये राइबोसोम्स होते हैं।
ये वाले, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने कहा कि खुद का क्या होता है, खुद का इसके पास में डीएनए होता है। तो ये क्या है, ये इसके पास में खुद का डीएनए पड़ा होता है, ऐसे करके सेलुलर होता है इसके पास में, ऐसे करके। ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये इसका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रियल क्या है, ये डीएनए होता है। तो याद रहे यहीं पर क्या स्टोर होती है, यहीं पर देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इस स्पेस में क्या एनर्जी होती है, तो यहां पर ऊर्जा इकट्ठी होती है इसके अंदर, किस फॉर्म में, एटीपी के रूप में। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये हमारी कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी है ये स्टोर हो जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। देखो यहाँ पे नाम दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स दैट मेक केमिकल एनर्जी वाया एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशंस, ठीक है ना, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशंस। जब श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एटीपी बनती है, और एटीपी स्टोर भी कहां पर होती है, इसी स्पेस के अंदर। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इसने क्या पूछा हुआ है, सुसाइड बेग ऑफ द सेल, इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बेग ऑफ द सेल। कोशिका का आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोशिका का आत्मघाती थैली या कोशिका का आत्मघाती बेग किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं लाइसोसोम को। ऐसा क्यों कहा जाता है तो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए जो लाइसोसोम होता है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको इसकी इमेज दिखा दूंगा लास्ट के अंदर। इसका ऑप्शन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है ये लाइसोसोम्स, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक सेल है, ये पूरी कोशिका है, और इस पूरी कोशिका के अंदर बीच में क्या है, ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है केंद्रक, और इस केंद्रक के चारों ओर है ना, एक चीज यहां पर सुन लो आप, इसके चारों ओर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इसके चारों ओर क्या होती है, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। मैं आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, आप बस बने रहना इस वीडियो के अंदर लास्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हमारी कोशिका है इसके चारों तरफ भी क्या होती है, एक लेयर बनी होती है। इसके चारों तरफ भी क्या होती है, एक कोशिका की झिल्ली बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कोशिका की झिल्ली होती है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका की झिल्ली। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है और इधर जो ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में यहां पर क्या होता है, ऐसे करके ना, ऐसे पूरी कोशिका के अंदर एक लिक्विड पार्ट भरा होता है। क्या भरा होता है, एक लिक्विड पार्ट भरा होता है, ऐसे करके। इसको क्या नाम देते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। आप इसके अंदर लास्ट तक बने रहना, आपको मैं पढ़ने में इंटरेस्ट बना दूंगा। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी क्या होता है, इसमें भी एक लिक्विड पार्ट होता है, ऐसे करके, यानी यहां पर भी एक तरल पदार्थ होता है। इसे क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, यानी केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। यहां से मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। एक तो क्वेश्चन पता है कैसे आता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। इसे नाम क्या देते हैं? इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे जीव द्रव्य कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा, ये जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है, ये किस किस से मिलकर के बनता है? ये बनता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर के किसको बनाते हैं? ये प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को बनाते हैं। तो एक तो लिक्विड पार्ट इस पूरी कोशिका के अंदर है और एक लिक्विड पार्ट इस केंद्रक के अंदर होता है। तो दोनों को मिक्स कर दोगे ना, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और यही दोनों क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। ये कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे। अगर आपसे पूछ ले जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने जीव द्रव्य की खोज की थी। किसने? पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने जीव द्रव्य के बारे में बताया था। अब अपन डिस्कस करते हैं कि लाइसोसोम कहां पर होता है। देखिए, लाइसोसोम का मैंने कहा कि कुछ ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना लो। यहां पर ये क्या है? ये इस कोशिका के अंदर है लाइसोसोम। ये क्या होता है? ये लाइसोसोम होता है इस कोशिका के अंदर। हो गया। अब इसी कोशिका के अंदर या इसी लाइसोसोम के अंदर क्या बनते हैं? ऐसे करके ना एंजाइम बनते हैं। उन एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो उन एंजाइम को नाम देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका के कौन से कोशिकांग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनते हैं? तो आपने बताना है लाइसोसोम के अंदर बनते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 4 से 5 के बीच में है ना, ये इनकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और अब ये एंजाइम किसके अंदर बनते हैं? ये बनते हैं लाइसोसोम के अंदर। और जब भी सेल के अंदर बाहर से कोई भी ऐसे खराब पार्टिकल अंदर एंटर करता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह, तो एक तो उनको किल करने का, इनको मारने का काम कौन करते हैं? यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं। और सेकंड पॉइंट, इसी कोशिका के अंदर जो इंटरसेलुलर जो पाचन होता है, या मैं कह दूं सेलुलर जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन होता है ना, वो किसके अंदर होता है? वो इसी लाइसोसोम के द्वारा करवाया जाता है। कई बार क्या होता है, ये एंजाइम जो है ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ज्यादा बनेंगे ना तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ये फट जाती है। मेम्ब्रेन फट जाएगी तो यहाँ वाले जितने भी जो बैक्टीरिया है, जो ये वाले बैक्टीरिया है, ये पूरी कोशिका के अंदर ऐसे करके फैल जाएंगे। कौन से वाले हैं? एंजाइम, सॉरी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी कोशिका के अंदर फैल जाएंगे। फिर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, इनको खाएंगे। खाएंगे तो पूरी सेल को क्या कर देते हैं? ये डेड कर देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है सुसाइड बेग ऑफ द सेल। किसको बोलेंगे? ये लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रहे, 2 क्वेश्चन आएंगे, सुसाइड बेग ऑफ द सेल, लाइसोसोम, और एक आपसे पूछेगा कि लाइसोसोम जो है इसमें कौन से एंजाइम बनते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनते हैं। ये बात आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसे दिखता है लाइसोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है लाइसोसोम का। ये देखो, दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है? ऐसे होता है लाइसोसोम्स। और इसके अंदर बनने वाले, अब ये तो क्या होती है? ये इसकी आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं इसकी मेम्ब्रेन। ये तो इसकी मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर देखो ये वाले जो बने पड़े हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इनको क्या नाम देते हैं? इनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ये देखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये होते हैं एसिडिक नेचर के। ये क्या होते हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 4 से 5 के बीच में होती है। और जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज्यादा बनेंगे ना, तो ये मेम्ब्रेन फट जाती है यहाँ से, और मेम्ब्रेन फट जाएगी
तो ये पूरी कोशिका के अंदर फैलेंगे और पूरी जो सेल होती है ना, फिर इस सेल को ही क्या कर देते हैं, ये डेड कर देते हैं, ये पूरी कोशिका को ही मार देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है सुसाइड बेग ऑफ द सेल, सुसाइड बेग ऑफ द सेल, कोशिका का आत्मघाती बेग या आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो चीजें पढ़ी है, एक तो मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रियाज के बारे में, एक अपन ने देख लिया लाइसोसोम के बारे में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, और दूसरा पूछ लेगा जो सुसाइड बेग ऑफ द सेल है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जितना हो सके ना इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उम्मीद आपको करता हूँ कि इसके ऊपर जितने भी मैं कंटेंट डालूंगा ना, वो दी बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।